हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एक और इंटरेस्टिंग सेशन। आज की क्लास में भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फॉर योर एग्जाम। डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही रखा होगा और नहीं किया तो जरूर कर लें। आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको कंटिन्यूअस क्लासेस मिल ही रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेट्स सी। Question number first is a man slide down a snow-covered hill along a curved path and fall 20 meter below his initial position। कि एक व्यक्ति घुमावदार पथ के साथ एक बर्फ से ढकी पहाड़ी से नीचे क्या करता है, स्लाइड करता है, ठीक है, और अपनी प्रारंभिक स्थिति यानी कि उसकी इनिशियल पोजीशन से 20 मीटर नीचे गिरता है। किससे? इनिशियल पोजीशन से 20 मीटर नीचे गिरता है। जो इसकी इनिशियल पोजीशन होगी वो क्या हो गई? 0। डिस्टेंस हो गया दैट इज 20 मीटर, ठीक है। द वेलोसिटी बतानी है, द वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड विद विच ही फाइनली स्ट्राइक द ग्राउंड। की वेलोसिटी बतानी है, क्या बतानी है? मीटर पर सेकेंड में बतानी है। जब वो क्या कर रहा है, फाइनली किससे टकराता है? ग्राउंड से टकराता है। और जो जी की वैल्यू है दैट इज 10 meter per second square. Is that clear? So as we all know, v square is equals to u square plus 2gs. U की वैल्यू दैट इज 0 square plus 2 into 10 meter per second square, ठीक है। और s की वैल्यू है दैट इज 20 मीटर। तो ये आ जाएगा v स्क्वायर इसको टू, इसकी कैलकुलेट करके ये आएगा आपका दैट इज 400 और वेलोसिटी आ जाएगी दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी आ गई इसकी? दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा 20 मीटर पर सेकेंड दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ एक्स रेस। की इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? किसके रिगार्डिंग? एक्स रेस के रिगार्डिंग। तो लेट्स सी। जो पहला ऑप्शन है आपका वो है कि एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। की जो एक्स रेज है वो क्या है? दैट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। इज दैट क्लियर? तो ये स्टेटमेंट तो सही है। एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय एनर्जी चेंजेस इन द इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम। की जो एक्स रेज है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है? आर प्रोड्यूस बाय, जब एनर्जी क्या हो रही है? चेंजेस हो रही है। कहां? इन द इनर इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम। ये बात भी सही है। एक्स-रेज हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। की एक्स-रेज के पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो यही सही नहीं है। एक्स-रेज डू नॉट हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या होगा? करेक्ट आंसर। पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है वही सही नहीं है। तो अगर होता एक्स-रेज डू नॉट हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड उस केस में सही होता, बट अभी क्या है? एक्स-रेज हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में जो आपका थर्ड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछा था कि कौन सा सही नहीं है। इज दैट क्लियर? तो एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक्सरेज की। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है एक्सरेज की क्या होती है? एक्सरेज हैव अ शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दे हैव अ हाई पेनिट्रेशन लेंथ इन द मैटर। एक्सरे कहां ट्रैवल करती है? एक्सरे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, दैट इज इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? एक्सरे को डिस्कवर्ड किसने किया था? वो किया था ब्रॉन्टेग ने, ठीक है। और ही रिसीव द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1901 फॉर द इन्वेंशन ऑफ एक्सरेज। की उन्हें नोबेल प्राइज कब मिला था? जो पहला नोबेल प्राइज मिला था उन्हें फिजिक्स में मिला था 1901 में, फॉर द किसके लिए? फॉर द इन्वेंशन ऑफ एक्सरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड है ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, हैज 500 टर्न्स। कितने टर्न्स है? 500 टर्न्स है। अ करंट 1 एम्पियर फ्लो इन इट, और उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर विल बी। कि इसके केंद्र पर चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता क्या होगी? जो इंटेंसिटी बतानी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है। तो एज वी ऑल नो कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड inside a solenoid is that is mu naught n I। n क्या है? that is number of turns, and that is number of turns per unit length, number of turns per
यूनिट लेंथ. इज दैट क्लियर? एन क्या है? दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. आई करंट इन द सोलेनॉइड. आई क्या है? दैट इज करंट इन द solenoid. Mu naught, that is permeability. Mu naught, that is the permeability of the free space. Is the permeability of free space. Is that clear? अब हम लिखेंगे कि given terms हमें क्या क्या है. तो let's see, हमें लेंथ given है, that is 40 सेंटीमीटर. यही लिख लेते हैं. गिवन टर्म्स क्या क्या है? ठीक है, लेंथ है 40 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज एन की वैल्यू है 500 टर्न. कितने हैं? एन क्या है? दैट इज 500 टर्न्स. करंट कितना है? आई इज इक्वल्स टू दैट विल बी 1 एम्पियर. फॉर्मूला भी हमने देखा था, दैट इज म्यू नॉट एन आई. अगर मैं बात करूं म्यू नॉट की वैल्यू की, ठीक है, म्यू नॉट क्या है? दैट इज अ कांस्टेंट और इसकी वो वैल्यू होती है दैट विल बी 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7. 4 पाई 10 रेज़ टू पावर -7. और म्यू नॉट क्या है? दैट इज कांस्टेंट. इज दैट क्लियर? म्यू नॉट दैट इज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7. तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट विल बी 500. ठीक है, अब ये किस में है? ये सेंटीमीटर में है. अगर हम सेंटीमीटर को इसे मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना आएगा? दैट विल बी 0.4. ये कितना आ गया? 0.4. तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आपका दैट इज 1250. अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू नॉट एन आई. ऐसे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. इसकी वैल्यू है दैट इज 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7. ठीक है, ये आ गया आपका 1250. ठीक है, और करंट की वैल्यू दैट विल बी 1 एम्पियर. इसे कैलकुलेट करेंगे और इसे कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा दैट विल बी 1.57 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3. ठीक है, 1.57 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3. तो जो पहला ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. 1.57 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3. तो जो पहला ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 है, करंट थ्रू अ कैपेसिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड. उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट की करंट थ्रू अ कैपेसिटिव एलिमेंट इज डिस्प्लेसमेंट करंट. तो फर्स्ट है कंडक्शन करंट, इनकरेक्ट. ट्रांजिएंट करंट, इनकरेक्ट. डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 है, रेले स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू. की जो रेले स्कैटरिंग है वो इज प्रोपोर्शनल टू. तो 1/λ4, 1/λ3. लैम्डा दैट इज वेवलेंथ. ठीक है, तो लेट्स सी, एज वी ऑल नो कि जो रेले स्कैटरिंग है, अकॉर्डिंग टू रेले स्कैटरिंग लॉ, द अमाउंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू रेले स्कैटरिंग लॉ, द अमाउंट ऑफ, according to Rayleigh scattering law, the amount of scattering of the light is inversely proportional to the. ठीक है, according to Rayleigh scattering law, the amount scattering of the light, the amount scattering of the light is inversely proportional to the, is inversely proportional to the, is inversely proportional to the fourth power of the wavelength. Inversely proportional to the fourth power of the wavelength. It means ये क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो लैम्डा की पावर 1/, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो लैम्डा 4. तो जो पहला ही ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर कि अकॉर्डिंग टू रेले स्कैटरिंग लॉ, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द लाइट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. दैट इज द, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ. तो अकॉर्डिंग टू दिस जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर. और इसे नोट करके लिख लेना कहीं. ठीक है,
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन, कि इनमें से कौन सी एप्लीकेशन ऐसी है इज नॉट एसोसिएटेड जो विद अल्ट्रासोनिक, जो अल्ट्रासोनिक से संबंधित नहीं है। तो अल्ट्रासोनिक किससे रिलेटेड है? अल्ट्रासोनिक साउंड से रिलेटेड है, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो पहला है क्रिस्टल सिमेट्री, दूसरा है सिग्नलिंग, तीसरा है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन और फोर्थ है डेप्थ साउंडिंग। तो जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है वो किससे रिलेटेड है? वो है लाइट से रिलेटेड। वो किससे रिलेटेड है? लाइट से रिलेटेड। तो जो अल्ट्रासोनिक है वो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन से एसोसिएटेड नहीं है। इज दैट क्लियर? अल्ट्रासोनिक साउंड से रिलेटेड है और जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है लाइट से। तो अल्ट्रासोनिक इज रिलेटेड टू साउंड। इज दैट क्लियर? कि जो अल्ट्रासोनिक है, अल्ट्रासोनिक इज रिलेटेड टू साउंड, ठीक है। कि जो अल्ट्रासोनिक है वो किससे रिलेटेड है? जो अल्ट्रासोनिक है वो साउंड से रिलेटेड है। अगर वही बात की जाए किसकी? ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की, अभी हमने बताया था, हेंस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इज, वो किससे रिलेटेड है? इज रिलेटेड टू लाइट। इज दैट क्लियर? कि ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू लाइट, तो हेंस अल्ट्रासोनिक इट इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। इज दैट क्लियर? कि अल्ट्रासोनिक इज नॉट एसोसिएटेड विद, हेंस ultrasonic is not associated with optical communication। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। एक थिन कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर एंड अपर्चर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कि जो अपर्चर है, जो द्वारक है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, इज कट टू हैविंग अ होल ऑफ अपर्चर 5 सेंटीमीटर। कि 10 सेंटीमीटर अपर्चर वाले एक पतले उत्तल लेंस को इस प्रकार काटा जाता है कि जो सेंटर पर 5 सेंटीमीटर का जो अपर्चर है वो क्या हो? अपर्चर का छिद्र हो। अब लेंस की क्षमता है, ठीक है, बताना है पावर ऑफ लेंस नाउ इज। अब पावर ऑफ लेंस क्या होगी? ठीक है, तो एक लाइन लिख लो इसके लिए, कटिंग अ होल इन द लेंस, कटिंग अ होल इन द लेंस, कटिंग अ होल इन द लेंस will not affect। Is that clear? ये लाइन नोट करके लिख लो, ठीक है। कटिंग अ होल इन द लेंस, कटिंग अ होल इन द लेंस will not affect the power, will not affect the power, वो पावर को अफेक्ट नहीं करेगा। सो पावर ऑफ लेंस इज गिवन by, is that clear? कि power of lens is given by P is equals to, as we all know, P is equals to 100 upon F. Power of lens is given by P is equals to 100 upon F. तो P is equals to that is 100 और फोकल लेंथ कितनी गिवन है? 25 सेंटीमीटर। 5 2 जा 10, 0, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। तो ये क्या आ जाएगा? पावर इज इक्वल्स टू 4 डायोप्टर। ठीक है, पावर की यूनिट क्या होती है? दैट इज डायोप्टर। तो पावर इज इक्वल्स टू 4 डायोप्टर। तो लेट्स सी, फर्स्ट है, सेकंड डी इनकरेक्ट, सेकंड है 4 डायोप्टर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर
व्हाट इज द फेज डिफरेंस ऑफ ऑसिलेशन बिटवीन द टू वेक्टर, की दो वेक्टर के बीच में फेज डिफरेंस ऑफ ऑसिलेशन बताना है, किस किस के बीच में, दो वेक्टर के बीच में। तो देयर इज अ नो टाइम डिफरेंस बिटवीन पीक ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक ऑसिलेशन। ये नोट करके लिख लेना पॉइंट कि देयर इज कोई टाइम डिफरेंस नहीं होता किस किस के बीच में, पीक ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक ऑसिलेशंस के बीच में। द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फैक्टर ऑफ अ लीनियरली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 0। तो कितना होता है, दैट विल बी 0। ठीक है, तो लेट्स सी पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन हमने जब पहले क्वेश्चन किए थे उसमें भी किया था कि कौन सा इनमें से कौन सा है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम एक बार देख लेते हैं, लेकिन आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो दो तरीके की स्टैटिक फील्ड होती है, एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और दूसरी होती है मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। दो तरह की स्टैटिक फील्ड होती है, एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और दूसरी होती है मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। दीज कैन नॉट vary with respect to time, is that clear? और these static field are not dependent to each other, एक दूसरे से डिपेंडेंट भी नहीं होती है। और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड और एक दूसरे के डिपेंडेंट होती है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो अकॉर्डिंग टू मॉडिफाई एम्पियर मैक्सवेल लॉ, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मॉडिफाई एम्पियर मैक्सवेल लॉ, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कॉज करता है, मैग्नेटिक फील्ड। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉज मैग्नेटिक फील्ड। और ये सब हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कशन किया था, तो अभी हम यहाँ फिलहाल के लिए स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, अ मायोपिक आई, ठीक है, जिस पर्सन को मायोपिया है, कैन बी करेक्टिंग बाय यूजिंग आंख, तो हम उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने एक वीडियो बनाई थी डिफेक्ट ऑफ विजन, जिसमें हमने हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिस, ये सब हमने डिस्कशन किया था। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट भी कंसीडर कर सकते हैं उस केस में। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे वापस। तो मायोपिक आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ, तो कॉन्वेक्स लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉनकेव लेंस। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूं मैं। मायोपिया, ठीक है, निकट दृष्टिता, मतलब मायोपिया इज नियर साइटेडनेस। ठीक है, मायोपिया इज नियर साइटेडनेस यानी कि निकट दृष्टिकोण, ठीक है, सॉरी निकट दृष्टि दोष। ठीक है, जिस भी पर्सन को मायोपिया होता है तो उस केस में उसे जो पास वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं, बट जो दूर वाले ऑब्जेक्ट हैं वो अच्छे से नहीं देख पाता, क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। तो उस केस में आपको दिख रहा होगा यहाँ इस पिक्चर में कि जो नॉर्मल विजन के केस में जो इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ होगी, ऑन द रेटिना। बट जिस भी पर्सन को मायोपिया है उस केस में जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ होगी, बिफोर द रेटिना। इज दैट क्लियर कि जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ होगी, बिफोर द रेटिना। अब क्वेश्चन क्या था कि उसे हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, करेक्शन पूछा था। तो इस डिफेक्ट को जो करेक्ट किया जाता है वो कौन से लेंस का यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंस। कौन से लेंस को यूज करके, तो कॉनकेव लेंस को यूज करके इस डिफेक्ट को क्या किया जा सकता है, करेक्ट किया जाता है। सुटेबल पावर के कॉनकेव लेंस को यूज करके मायोपिया यानी कि जो मायोपिया डिफेक्ट है उसे करेक्ट किया जाता है। कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन टू द रेटिना। और जब कॉनकेव लेंस एक सही पावर का यूज किया जाता है तो जब जिस पर्सन को मायोपिया है तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, बिफोर द रेटिना। तो जब कॉनकेव लेंस यूज करते हैं उसके बाद जो इमेज होती है वो कहां होती है, फिर से रेटिना पे होती है, बैक ऑन टू द रेटिना, और इस डिफेक्ट को करेक्ट किया जाता है। तो कौन से लेंस से, कॉनकेव लेंस से। तो लेट्स सी, जो पहला ऑप्शन था कॉन्वेक्स, ये हो गया इनकरेक्ट। सिलेंड्रिकल लेंस इनकरेक्ट, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इनकरेक्ट, कॉनकेव लेंस इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? जो डी ऑप्शन हो गया ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शोन बाय, कि जो वेव नेचर है किसका, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किसके द्वारा दर्शाई जाती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू नहीं दर्शाई जाती, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू भी नहीं दर्शाई जाती, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के थ्रू। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या हो गया
करेक्ट आंसर की वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शोन बाय किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के थ्रू। तो एक बार हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड आउट फ्रॉम द ऑफ द मेटल सरफेस, की जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या किया, इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकाल दिया जाता है। सिंपल क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट हो जाते हैं आउट ऑफ द मेटल सरफेस। कब होते हैं कि जब लाइट रेज एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से क्या करती है, स्ट्राइक करती है, और वो क्या शो करते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, कि इलेक्ट्रॉन को धातुओं की सतह से बाहर निकाल दिया जाता है जब एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की प्रकाश किरणें उस पर टकराती हैं, और यह क्या शो करता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आफ्टर दैट तो सेकंड आता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये कहता है, ये बताता है कि एक ही समय पर एक परमाणु में परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन के सटीक स्थान और गति की भविष्यवाणी करना असंभव है। कि इट स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल कि टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन एन एटम एट द सेम टाइम, दैट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एंड आफ्टर दैट थॉमसन इफेक्ट, थॉमसन का प्रभाव, ये किससे रिलेटेड है, तो ये विद्युत प्रवाह द्वारा ऊष्मा के उद्भव या अवशोषण से संबंधित है। मतलब ये किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू द इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय इलेक्ट्रिक करंट। किससे रिलेटेड है ये, इवोल्यूशन से, और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट किसके थ्रू, बाय इलेक्ट्रिक करंट व्हाइल पासिंग अक्रॉस अ सर्किट कंपोज्ड ऑफ सिंगल मटेरियल हैविंग अ टेंपरेचर डिफरेंस अलोंग इट्स लेंथ। तो दैट इज थॉमसन इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, कि कौन सा सॉल्ट ऐसा है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। कौन सा सॉल्ट ऐसा है, चार ऑप्शन है, K2CO3, BaCO3, CaCl2, Na2SO4, और इन चारों में बताना है कि कौन सा सॉल्ट ऐसा है इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो इसके लिए भी एक पॉइंट नोट करके लिख लो, आपको काम आएगा आगे भी, कि एल्केलाई मेटल कार्बोनेट, नोट करके लिख लेना, एल्केलाई मेटल कार्बोनेट, एल्केलाई मेटल कार्बोनेट लाइक K2CO3, and CaCl2 and Na2SO4, की एल्केलाई मेटल कार्बोनेट सच एज K2CO3, ठीक है, आफ्टर दैट Na2SO4, दैट इज Na2SO4 सल्फेट क्लोराइड, ठीक है। तो जो एल्केलाई मेटल कार्बोनेट सच एज K2CO3 सल्फेट क्लोराइड, तो ये क्या होते हैं, आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से ऐसा कौन सा सोल्ट है, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। तो जो एल्केलाई मेटल कार्बोनेट है तो वो तो क्या है, सॉल्युबल है वाटर के अंदर, बट जो कार्बोनेट ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट ऑफ alkaline earth metal are not soluble in वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो कार्बोनेट ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो जनरल एल्केलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो हमने देख लिया K2CO3, CaCl2, Na2SO4, तो ये क्या है, ये है एल्केलाइन मेटल, तो ये तो सॉल्युबल है। बचा कौन सा, दैट इज BaCO3, दैट इज बैरियम कार्बोनेट। तो जो बैरियम कार्बोनेट है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, तो जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज मैक्सिमम विस्कोसिटी,
ठीक है, कि इनमें से कौन सा लिक्विड है जिसकी विस्कोसिटी सबसे ज्यादा है, हैज मैक्सिमम विस्कोसिटी। इज आई क्लियर कि इनमें से कौन सा लिक्विड है जिसकी विस्कोसिटी सबसे ज्यादा है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि जो विस्कोसिटी है वो किसकी सबसे ज्यादा होगी। तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे या जितने ज्यादा जिसमें OH ग्रुप होंगे उस केस में मैक्सिमम विस्कोसिटी भी उसकी होगी। तो जो पहला है ग्लाइकोल, दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल, दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका स्ट्रक्चर अगर मैं लिखूं दैट इज OH CH2 CH2 OH। इस केस में कितने OH ग्रुप है? 2। ठीक है, इस केस में जो कितने OH ग्रुप है? 2 है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, ये नोट करके लिख लेना, इस पर भी हम बाद में आते हैं, एक सेकेंड आप नोट करके लिख लो एक पॉइंट कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, ठीक है, इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। ये क्या करता है? इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड की विस्कोसिटी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ठीक है, कौन कौन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। इज दैट क्लियर? ये नोट करके लिख लेना। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन की। तो जो सबसे पहला था इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, स्ट्रक्चर ये रहा इसका। तो इसमें कितने OH ग्रुप है? तो इथाइलिन ग्लाइकोल में 2 OH ग्रुप है। तो इसमें क्या होगी? 2 OH ग्रुप है तो देयर इज अ ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयर इज ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मोर OH ग्रुप अभी बताया था कि जिसमें ज्यादा OH ग्रुप होंगे उस केस में उसकी जो विस्कोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो इस केस में जो मैक्सिमम विस्कोसिटी है वो किसकी है? इथाइलिन ग्लाइकोल की, क्योंकि इथेनॉल में एक OH आता है लेकिन ग्लाइकोल में कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, तो जो पहला ही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, की इथाइलिन ग्लाइकोल की जो विस्कोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। इथाइलिन ग्लाइकोल की जो विस्कोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। इज दैट क्लियर? क्यों मैक्सिमम होगी? बिकॉज इट हैज 2 OH ग्रुप। क्योंकि इसके पास कितने OH ग्रुप है? बिकॉज इट हैज 2 OH group and there is greater intermolecular hydrogen bonding. Is that clear? और ये हमने लिखवाया था कि hydrogen bonding and strong intermolecular interaction increase the viscosity of liquid. और अगर एक पॉइंट और लिखना चाहते हो तो लिख लो, more is the number of OH group, more is the number of OH group. नोट करके लिखना, more is the, ठीक है, more is the number of OH group, more the hydrogen bond, more the hydrogen bond greater the viscosity, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। ठीक है, मोर इज द नंबर ऑफ OH ग्रुप, मोर द हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्रेटर द विस्कोसिटी। ठीक है, ग्रेटर द विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हाइड्रोजन बॉन्ड ध्यान रखना, सॉलिड स्टेट में मैक्सिमम होता है, गैसियस स्टेट में मिनिमम होता है। 2 तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सबको पता होगा, इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड्स के बीच में होती है, जिसकी वजह से वाटर की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, जैसे HF वाटर मॉलिक्यूल। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट अकर विद डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम मॉलिक्यूल एंड रिजल्ट इन, जिसकी वजह से वाटर की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो
जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे OH है, NH है, HF है, बॉन्ड इन इट शो अबनॉर्मल प्रॉपर्टी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ग्लिसरॉल विस्कस है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है क्योंकि इसमें कौन सी बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोलॉजिकल सिस्टम में भी, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बायोलॉजिकल सिस्टम, इवन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, दैट इज न्यूक्लिक एसिड एज वी ऑल नो DNA और RNA में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, बताना है ये एक रिएक्शन है कि जो BOH3 है ये लेविस एसिड है, लेविस बेस है, एम्फोटेरिक है। तो आप सबको लेविस एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एम्फोटेरिक क्या होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो BOH3, ठीक है, BOH3 की अगर बात की जाए तो एज वी ऑल नो कि BOH3 इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, ठीक है, कि जो BOH3 है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इट मींस ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इसे अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए इसे क्या करने पड़ेंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा, एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? तो एज वी ऑल नो कि जो लेविस एसिड है, लेविस एसिड इज डिफाइंड एज अ स्पीसीज विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या होते हैं लेविस एसिड, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहां तक कोई दिक्कत? कि जो लेविस एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और उन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो BOH3 है वो क्या है, एक लेविस एसिड है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और उसे अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए उसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जो A होगा, BOH3 क्या है, दैट इज अ लेविस एसिड। क्या है, लेविस एसिड। तो एक बार देख लेते हैं लेविस एसिड, लेविस एसिड और लेविस बेस, ठीक है। तो लेविस एसिड जो है, अभी हमने बताया कि जो लेविस एसिड है दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो लेविस एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। जो लेविस एसिड है ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और लेविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये डोनेट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। और जो लेविस बेस है दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो फिर लिख सकते हैं कि लोन पेयर एक्सेप्टर और लोन पेयर डोनर। इज दैट क्लियर? तो जो लेविस एसिड है, ठीक है, दैट इज अ इलेक्ट्रोफाइल। लेविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल्स और लेविस बेस न्यूक्लियोफाइल्स। जैसे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल से अंडरस्टूड करेंगे, ठीक है। ये क्या है, दैट इज लेविस बेस। ये क्या है, लेविस एसिड। तो लेविस बेस क्या करता है, डोनेट करता है, तो ये लेविस एसिड को डोनेट कर देगा और ये फॉर्म करेगा अडक्ट, ये क्या एक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। इज दैट क्लियर? तो जो BOH3 था इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसे अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जो BOH3 था ये लेविस एसिड था। लेविस बेस क्या होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, एम्फोटेरिक, एज वी ऑल नो कि क्या होता है। तो जो पहला ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हमने ये भी डिस्कशन किया था, एक थ्योरी क्लासेस अलग से बनाई थी लॉज के ऊपर, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एवोगेड्रो लॉ, गे-लोसेक लॉ, वो हमने डिस्कस किया था इन वन वीडियो विद क्वेश्चंस। आई होप आपने वो वीडियो भी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लीजिए, आपको दिख भी रहा होगा कि उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इवन TGT एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो लेट्स सी, पूछा है कि इनमें से कौन सा पेयर ऑफ कंपाउंड ऐसा है जो क्या इलस्ट्रेट करता है, लॉ ऑफ मल्टीपल
प्रपोर्शन। लेट्स सी, जिसने देखी होगी उसका आंसर वो इजीली दे पाएगा। जैसे H2O और Na2O पहला ऑप्शन है, दूसरा है MgO Na2O, तीसरा है Na2 और BaO। एक चीज दिख रही है, ये क्या है, अलग अलग है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। तो इस केस में ये तो मल्टीपल प्रोपोर्शन शो नहीं करेंगे, ये तीनों मल्टीपल प्रोपोर्शन शो नहीं करेंगे। तो बचा कौन सा, डी ऑप्शन। तो आपके लिए तो और इजी हो गया उस केस में बताना कि जो SnCl2 है और SnCl4 है वो इलस्ट्रेट करेंगे किसे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। किसे करेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। Sn, अगर मैं Sn के एटॉमिक मास की बात करूं तो जो Sn का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 118। एक है आपका SnCl2, एक है SnCl4, ठीक है। तो जो Sn का एटॉमिक मास होता है वो होता है 118 और जो क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है वो होता है 35, ठीक है। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 35। यहाँ कितने क्लोरीन है, 2 है, तो कितना हो गया 70। यहाँ क्लोरीन कितने हैं, यहाँ है SnCl4, तो ये हो जाएगा 140। Sn यहाँ भी Sn का मास कितना है 118 और यहाँ भी कितना है 118 है, वो तो सेम है। अब रेशियो निकाल लेंगे, दैट विल बी 70 दैट इज 140। तो 70 1 70 तो ये आ गया आपका 7 1 7 0, 7 2 14, 10 1 10 2 20, दैट विल बी 1:2। तो ये यहाँ से भी क्लियर हो गया कि ये कौन सा इलस्ट्रेट, SnCl2 और SnCl4 इलस्ट्रेट कर रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। अब एक बार देख लेते हैं। तो जॉन डाल्टन ने प्रपोज किया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को 1804 में। इसे डाल्टन लॉ और डाल्टन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी कहा जाता है, ठीक है। जब 2 या उससे ज्यादा कंपाउंड फॉर्म होते हैं किसके थ्रू, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट, तो जो वेट होता है 1 एलिमेंट का वो कंबाइन होता है दूसरे के साथ इज इन सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर, जो अभी आपको दिखाया था। तो एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ तो वो 2 कंपाउंड बनाता है, एक तो बनाता है वाटर H2O और दूसरा बनाता है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। अब मैं बात करूं पहले की, तो इस केस में जो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना हो गया 2 हो गया और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, वो है 16, ठीक है। तो टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अगर इस केस में इसके एटॉमिक मास की बात करूं तो कितना हो गया 16 हो गया, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो ये कितना हो गया 32, ठीक है। ये भी कितना हो गया 32। तो आपने देखा होगा कि जो मास है ऑक्सीजन का वो कितना है 16 ग्राम है और 32 ग्राम है, और हाइड्रोजन का मास क्या है वो फिक्स है, दैट इज 2 ग्राम। तो जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा 16:32। दोनों ही केस में क्या होगा 1:2, ठीक है। दोनों ही केस में क्या हो जाएगा 1:2। इज आई क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है नाइट्रोजन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, ये गिवन है एंड नोट विच इज डिटरमाइंड बाय, तो ये किसके थ्रू डिटरमाइन होता है, तो अब वो प्रिंसिपल के थ्रू नहीं होता, ये किसके थ्रू होता है, हंस रूल के थ्रू। लेट्स सी कैसे। तो बात करें किसकी, हंस रूल की। तो हंस रूल में क्या होता है, एवरी ऑर्बिटल इन अ सब लेवल इज सिंगल ऑक्यूपाई, कि जो हर एक ऑर्बिटल है सब लेवल में वो सबसे पहले सिंगली ऑक्यूपाई होंगे, यानी कि सिंगल ऑक्यूपाई होंगे बिफोर एनी ऑर्बिटल इज डबलिंग ऑक्यूपाई, कि डबल होने से पहले वो सिंगल ऑक्यूपाई होंगे। ये किसके अकॉर्डिंग था, अकॉर्डिंग टू हंस रूल, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सिंगली ऑक्यूपाई ऑर्बिटल्स होंगे ऑफ द सेम स्पिन टू मैक्सिमाइज ऑर्बिटल स्पिन। तो ये किसके अकॉर्डिंग था, ये था हंस रूल के अकॉर्डिंग। तो अवो प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल होंगे अकॉर्डिंग टू अवो प्रिंसिपल, तो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन फिल्स होंगे इनटू एटॉमिक ऑर्बिटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक लेवल। ये सबको पता है कैसे, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, यही हम सीरीज फॉलो करते हैं, ठीक है। तो पूछा था कि नाइट्रोजन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2p1y 2p1z, तो एंड नॉट ये वाला नहीं होता, ये होता है, ये किसे डिटरमाइन करता है, तो ये करता है हंस रूल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है आउट ऑफ HF HCl HBr HI विच वन ऑफ द इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, की इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है एक्वस सॉल्यूशन में। तो लिख लो एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड दैट इज HX increase down the group. Is that clear? कि acidity of hydrogen halide increase down the group. So order of acidity in aqueous solution is, so order of acidity in
aqueous solution is, ठीक है। लेट्स सी, राइट डाउन द ऑर्डर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये क्या हो गया आपका एसिडिटी का ऑर्डर, ठीक है। ये थोड़ा सॉरी ये चेंज कर लेना, दैट विल बी HF, HCl, HBr और HI, इज इट क्लियर? ये कर लेना करेक्ट, ठीक है। इस केस में जो HI है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर बात की जाए HF की तो दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन एंड वीकेस्ट एसिड। इसका बोन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन्ड, और एसिड कैसा है ये? वीकेस्ट एसिड। तो उस केस में जो पूछा था कि इनमें विच वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो दैट इज HI। तो जो आपका डी ऑप्शन होगा ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following is correct increasing order of acidic strength? तो ऑर्डर हमें पता ही था, अभी हमने देखा था, दैट इज I, Br, Cl, F। इज दैट क्लियर? सबसे पहले HI, फिर HBr, HCl और HF। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BOD? सबको पता है दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो पहला है बायोलॉजिकल ओजोन डिमांड, इनकरेक्ट। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रेजेंट इन हनी बी? कि किस तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी में प्रेजेंट होता है? तो पहला ऑप्शन है हैप्लोडिप्लॉइडी। तो हनी बी के अंदर हैप्लोडिप्लॉइडी होता है, यस, बट साथ ही साथ हैप्लोडिप्लॉइडी एंड आर्निटोकी। तो जो पहला ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट, तो बोथ हैप्लोडिप्लॉइडी एंड आर्निटोकी। तो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी कि सेक्स एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है, एज वी ऑल नो। हनी बी के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो होता है हैप्लोडिप्लॉइडी, और इसे हम और क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज आर्निटोकी। और जो फीमेल डिप्लॉइड होता है, मेल हैप्लॉइड होता है, तो मेल को हम ड्रोन कहते हैं, और वर्कर इज अ स्टेराइल फीमेल, दैट इज अ डिप्लॉइड, ठीक है। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कुछ और भी डिस्कशन करने वाले हैं, XX और XY, ठीक है। ये कहां प्रेजेंट होता है? ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, एज वी ऑल नो। XX फीमेल और XY मेल। तो जो मेल है वो हेट्रोगैमेटिक है, क्योंकि वो दो तरीके के गैमेट प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से? X और Y। और जो फीमेल है होमोगैमेटिक है। होमो का मतलब ही क्या होता है? सेम होता है। तो वो एक ही तरीके के गैमेट प्रोड्यूस करती है, दैट इज XX, ठीक है। और ZZ और ZW ये कहां प्रेजेंट होते हैं? ये बर्ड्स में होते हैं। ZZ का मतलब होता है इट इज मेल, और ZW इज फीमेल। तो फीमेल यहां पर कैसी है? हेट्रोगैमेटिक है, जो दो तरीके के गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, Z एंड W। और जो मेल है वो होमोगैमेटिक है, जो एक ही तरीके के गैमेट प्रोड्यूस करता है। तो ये आप नोट कर लेना, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज कैरेक्टरिस्टिकली प्रेजेंट इन द लाइसोसोम? कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? तो दैट इज एसिड हाइड्रोलेज। पहला है ट्रांसफेरेज, इनकरेक्ट। लाइगेज, इनकरेक्ट। एसिड हाइड्रोलेज, जो थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर। लेट्स सी, लाइसोसोम एज वी ऑल नो स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन करता है। ये फॉर्म कैसे होता है? दे आर फॉर्म बाय गोल्जी apparatus, जो कंटेन करता है 60 डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड हाइड्रोलाइज फॉर द डाइजेशन ऑफ वेरियस मटेरियल, जैसे न्यूक्लियस, प्रोटीएज, लाइपेज एंड फॉस्फेटेज। ऐसे कितने करता है? 60 डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड हाइड्रोलाइज। एज आई क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, DNA डबल एट तो कहां होता है? इंटरफेस में होता है। तो जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, जो इंडियन बॉटनिक गार्डन है शिवपुर में हावड़ा वॉज फाउंडेड बाय, तो किसके थ्रू था? रॉबर्ट विलियम के थ्रू। तो जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, द एल्यूरोन लेयर इन मेज ग्रेन इज स्पेशली रिच इन, तो वो किस में होता है सबसे ज्यादा रिच इन? प्रोटीन। तो पहला है स्टार्च, इनकरेक्ट। ऑक्सीजन, इनकरेक्ट। लिपिड, इनकरेक्ट। प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे जरूर हम एक बार। एल्यूरोन, ठीक है, एल्यूरोन एक तरह का प्रोटीन है जो कहां पाया जाता है? जो मैच्योरिंग सीड और कंद के प्रोटीन कणियों में कणिकाओं में पाया जाता है। तो एल्यूरोन इज अ प्रोटीन फाउंड इन प्रोटीन ग्रेन्यूल्स ऑफ मैच्योरिंग सीड्स एंड ट्यूबर्स में ये पाया जाता है। द टर्म ऑल्सो डिस्क्राइब वन ऑफ द टू मेजर सेल टाइप्स ऑफ द एंडोस्पर्म, द एल्यूरोन लेयर, ठीक है। तो यह शब्द एंडोस्पर्म के दो प्रमुख सेल प्रकारों में से एक एल्यूरोन परत का भी वर्णन करता है। और जो एल्यूरोन लेयर है दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी? एंडोस्पर्म की, जो फॉलो करती है बाय द इनर स्टार्ची एंडोस्पर्म। और जो एल्यूरोन लेयर है इन मेज ग्रेन स्पेशली रिच इन
प्रोटीन, जिसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और अगर सिंपल टर्म्स में बात करूं तो एल्यूरोन लेयर इन मेज ग्रेन स्पेशली रिच इन प्रोटीन, ये एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म, और जो सेपरेट एंडोस्पर्म सेपरेटिंग द एंडोस्पर्म फ्रॉम द एम्ब्रियो, और एल्यूरोन लेयर परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन, ये हेल्प करता है मेंटेन प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द सीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। माइक्रो मतलब जो कम अमाउंट में चाहिए, मैक्रो मतलब ज्यादा और माइक्रो कम। तो लेट्स सी, एक बार देखेंगे तो कुछ एलिमेंट्स जो ऐसे हैं जो एब्सोल्युटली एसेंशियल होते हैं किसके लिए, फॉर प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, इन्हें हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मैक्रो और माइक्रो। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट जनरली प्रेजेंट होते हैं प्लांट टिश्यू में जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो वो होते हैं जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, ये सब प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए। बट अगर वही बात की जाए किसकी, माइक्रो न्यूट्रिएंट की और ट्रेस एलिमेंट की, ये बहुत कम अमाउंट में जरूरत होते हैं। तो जैसे मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, जिंक हो गया, ये सब क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो जो मैग्नीशियम है दैट इज माइक्रो, तो मैग्नीज क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो मैग्नीज एक ऐसा एलिमेंट है, इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर। कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट भी होता है जैसे सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम, ये भी प्लांट को रिक्वायर होता है, ये हायर प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मिसमैच पेयर। ठीक है, फाइंड आउट द मिसमैच पेयर। पहला है क्लिनेफ्टर सिंड्रोम दैट इज XO। तो एज वी ऑल नो जो XO है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, वो करता है टर्नर सिंड्रोम को। किसे करता है, टर्नर सिंड्रोम को। तो मिसमैच पेयर बताना था, तो जो पहला ही है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो हमें पहले ही ऑप्शन से मिल गया जो फर्स्ट ऑप्शन हो गया करेक्ट आंसर, क्योंकि एक्सो टर्नर सिंड्रोम को रिप्रेजेंट करता है, क्लिनेफ्टर को नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज 26 क्वेश्चन, जो डिफरेंट क्वेश्चन है जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी क्लास के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।